सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आपकी अपनी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। 17 जून का दिन है, इट्स मंडे, न्यू वीक, न्यू स्टार्ट, एंड आई रियली होप दैट ये जो आपका जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर है वो आपके नए हफ्ते की एक बेहतरीन शुरुआत कर सकेगा। हमेशा की तरह हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेंगे। शॉर्ट, प्रिसाइज और टू द पॉइंट सेशन आपके समक्ष ये पेश कर रहा हूँ। इन केस यू अपीयर्ड येस्टरडे फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया सिविल सर्विस एग्जाम था। तो अगर आपकी उम्मीदों के हिसाब से एग्जाम गया, बहुत बढ़िया, वेल डन। इन केस कहीं आपको लगता है कि कमी रह गई, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप उन कमियों के हिसाब से ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फोकस करें, आगे बढ़ाएं। और एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। बाई चांस आपका जो प्रीलिम्स है वो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया, तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। व्हाट यू शुड आइडियली डू इज, आप चाहे इस बार आपको लग रहा है बाई चांस कि आप मेंस नहीं लिख रहे हो, स्टिल यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम कभी भी निकलेगा तो वो मेंस के दम पे निकलेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स से आपकी सिलेक्शन नहीं सुनिश्चित होती, सिलेक्शन सुनिश्चित होती है मेंस एग्जाम से। सो मेक श्योर कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है तब तो आपको मेंस की तैयारी करनी है, नहीं हो रहा है तब भी आपको अभी कुछ महीने जो है वो मेंस को देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हैं। एनीवेज, वुड लाइक टू मूव अहेड, एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन, आपको जैसे कि पता ही है कि पीडीएफ आपको आकाश देव जी की बुक पे मिलता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपको रेगुलरली मिल रहा है। एंड स्टार्ट करते बेटे। अब स्टार्ट मैं आज के डिस्कशन की जो कर रहा हूँ, जो करंट अफेयर की, हालांकि एक बहुत ही दुखद खबर है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेजेंडरी सरोद मास्ट्रो, एक बहुत बड़े उस्ताद मैं बोलना चाहूंगा, पंडित राजीव तरनाथ, आपने इनका नाम शायद सुना होगा। ये आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सरोद। ठीक है, सरोद इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सवाल भी डायरेक्टली एग्जाम में आता है, और अगर एग्जाम में नहीं भी आता तो भी आपको पता होना चाहिए कि पंडित राजीव, जब हम इनकी बात करते हैं, तरनाथ की बात करते हैं, तारानाथ जी की बात करते हैं, तो ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं या करते थे, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सरोद। अब क्योंकि सरोद की बात आई है, तो ये बताना मेरा फर्ज है कि भारत में एक बहुत टॉप नॉच सरोद मास्ट्रो हैं, उस्ताद अमजद अली खान। तो यू शुड नो को उस्ताद अमजद अली खान को भी सरोद के लिए जाना जाता है, सरोद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन राजीव तारानाथ जी का भी बहुत बड़ा नाम था। सो ये आई होप अब आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग अहेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अदरवाइज भी, वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बेस्ड है, एक थिंक टैंक है बहुत बड़ा, आईईपी बोलते हैं हम उसको, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, आईईपी। तो जो आईईपी है वो लेकर आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। हर साल आप देखोगे वैश्विक शांति सूचकांक जो हम बोल सकते हैं हिंदी में, वो यहाँ पर आता है। इट बेसिकली मेजर द पीस इन द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कोई भी सूचकांक है, कोई भी रैंकिंग आती है, कोई भी इंडेक्स आता है, हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ही चीज है सबसे पहली, कि इसको कौन रिलीज कर रहा है, इसको आईईपी रिलीज कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट डन। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है इसमें टॉप किसने किया है। तो टॉप हमेशा की तरह यहाँ पे देख सकते हैं आइसलैंड ने किया है, फिर है आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, एशिया की कंट्री सिंगापुर, फिर स्विट्जरलैंड है, पोर्टुगल, डेनमार्क, स्लोवेनिया, फिर है एशिया की कंट्री मलेशिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो, आप यहाँ ऑब्जर्व करते हो यार, सारी जो कंट्रीज हैं टॉप पे, वो है यूरोप की है ना। आइसलैंड ले लो, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की हम लोग बात करते हैं, स्विट्जरलैंड, पोर्टुगल, डेनमार्क, स्लोवेनिया, ये सब। अगर मैं न्यूजीलैंड को, हालांकि न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स यूरोप में नहीं है, बट वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा एक डेवलप्ड पार्ट में आता है। सिंगापुर चाहे साउथ ईस्ट एशिया में, बट इट हैज डन रियली वेल इन द पास्ट। तो आप देख सकते हो बहुत पीसफुल है, और मलेशिया भी काफी पीसफुल है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए देखना कि दोनों कंट्रीज टॉप 10 में आई हैं। एनीवेज, अब दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, सर इंडिया कहाँ पर है। तो इंडिया बहुत अच्छा रैंक नहीं है, बट इंडिया स्टिल इज एट 116। तो रैंक 116 जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं।
रैंक 116 इंडिया का है। आसपास की कंट्रीज से आपको जैसे ये बेलारूस ऊपर है थोड़ा, ये सब है। एनीवेज, देन कम्स द पॉइंट कि सर सबसे जो खराब कंट्रीज हैं इस मामले में वो कौन सी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, ये आप याद रखें, क्योंकि देखो हम लोग ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे पीस अगर खराब है, जो हमें लगता है कहीं पे पीस अगर नहीं है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल, कि भाई वो कौन सी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे शायद बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट एज वेल। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। दैट वेरी कंट्रीज बेटे, येमेन, स्वाभाविक सी बात है, सिविल वॉर लगी हुई है। सुडान, साउथ सुडान बहुत खराब चल रहा है। अफगानिस्तान, नो ब्राउनी पॉइंट फॉर गेसिंग दिस। यूक्रेन की मैं बात करता हूँ तो ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, यूक्रेन रशिया भी बहुत खराब रैंक है यहाँ पे माइंड यू। तो कॉन्गो है, ये सीरिया, इजराइल यहाँ पे आ गया है। तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग था ये देखना कि आप यहाँ पे इजराइल को देख पा रहे हो, रशिया को देख पा रहे हो, यूक्रेन को देख पा रहे हो। ये तो काफी रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स के फिनोमिनाज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। यमन और अफगानिस्तान को सबको पता होता है। एनीवेज, सबसे वर्स्ट कौन है? 163 रैंक किसका है? सबसे लास्ट रैंक जो, क्योंकि 163 कंट्रीज का सर्वे था ये, यमन है। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है, ठीक है। आयरलैंड और आइसलैंड में प्लीज कंफ्यूज मत होना, आइसलैंड है ये, ठीक है। आइसलैंड को याद रखने का तरीका, आइस क्या होती है? ठंडी होती है, तो ठंडा मतलब पीसफुल, तो आइसलैंड ठंडा है, पीसफुल है, ऐसे आप याद रख लो। और इंडिया का जो रैंक है दैट इज 116। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन इंडेक्स लेकर आए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सो यू कैन नोट इट डाउन अकॉर्डिंगली। अब हालांकि यू डोंट हैव टू सी क्रैम दैट, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि यूजुअली होता क्या है, जैसे जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको देखा जाता है, सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखा जाता है, और मिलिटराइजेशन कैसी है उसको देखा जाता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, मिलिटराइजेशन मतलब क्या है कि भाई आप कितना पैसा मिलिट्री पे खर्च कर रहे हो, नंबर कितना है आपकी मिलिट्री का, ट्रांसफर ऑफ मेजर कन्वेक्शन वेपन जो है पर 1 लाख पीपल कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफर क्या है, ये सब चीजें हैं। सोसाइटी का हम क्या देखते हैं कि क्रिमिनलिटी इन सोसाइटी कैसी है, नंबर ऑफ रिफ्यूजीज और इंटरनल डिस्प्लेस पीपल कितने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी है, पॉलिटिकल टेरर कैसा है, ये सब। फिर ये डोमेस्टिक और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखते हैं कि कोई वॉर चल रही है कि नहीं चल रही, ये सब चीजें। मतलब काफी ऑब्वियस सी बात है, बट आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडली ये 3 पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से ये इंडेक्स निकालता है आईईपी। थिंक टैक है, कई साल से निकाल रहा है, इसलिए ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है माइंड यू, इसलिए मैंने आपको करवाया। क्लियर? आगे मैं बात करने वाला हूँ 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स पे, क्योंकि अभी हमने देखा जी मोदी जी री इलेक्ट हुए हैं नई टर्म के लिए। तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन रहेगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का? इट इज अगेन गोइंग टू बी पीके मिश्रा। तो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं हमारे, पीके मिश्रा इज गोइंग टू बी अगेन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये आपको पता होना चाहिए। और देश के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कई कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है अजीत डोभाल जी रिटायर कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ही इज गोइंग टू कंटिन्यू एज एनएसए ऑफ इंडिया, वेरी बिग थिंग। तो आप देखोगे 2014 से ऑनवर्ड्स, मतलब पिछले 10 साल से ही इज द एनएसए, एंड यू शुड नो दिस वेरी पॉइंट। आई थिंक आप में से सबको पता ही है, बट मेरा फर्ज है आपको बताना कि रीअपॉइंट हो गए हैं, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में बात करने वाला, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, एआई की हम बात करते हैं। तो एआई की हम बात करते हैं तो बेटे आप याद रखें कि दिव्य दृष्टि एक एआई टूल है, ठीक है। एक विमेन लेड स्टार्टअप है, इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस, हालांकि इसका नाम नहीं भी पता तो चलेगा, पता होना चाहिए विमेन लेड स्टार्टअप है। इन्होंने डेवलप किया एक एआई बेस्ड टूल। ये क्या करता है? ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाता है बाय कंबाइनिंग फेशियल रिकॉग्निशन एंड गेट एनालिसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, आपने कोई भी सिस्टम पे लॉग इन करना है जाके, तो आप क्या करते हो? ऑथेंटिकेशन करते हो, कभी आप पासवर्ड डालते हो, कभी फिंगरप्रिंट्स लगाते हो, कभी आइरिस स्कैन होता है, ये सब चीजें। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो फेशियल रिकॉग्निशन तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ गेट एनालिसिस जो होता है, आपके हाव भाव, फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कैसे चलते हो, कैसे कोई भी, मतलब पूरा जो एस्पेक्ट है जो स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ, वो भी यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से दिव्य दृष्टि टूल जो है ये कर पाएगा। तो सवाल ये आएगा कि दिव्य दृष्टि वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज। दिव्य दृष्टि क्या है? वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है। किसके लिए है? ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम मतलब आपकी जो भी लॉगिन होती है किसी भी चीज को लेकर, अभी इन्होंने डीआरडीओ ने भी इसको टेस्ट किया था, उन्होंने भी कहा था काफी अच्छा है। तो मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम जो है इन चीजों के साथ जोड़कर इसको देखा जाएगा, विच एक्चुअली इज गोइंग टू बी ग्रेट, ये आप ध्यान में रखेगा।
सो वी शुड हैव दिस बेसिक आइडिया कि भाई दिव्य दृष्टि क्या है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिव्य दृष्टि जो है वो कितना कारगर है वो तो हमें विद टाइम ही पता चलेगा, बट काफी न्यूज में था इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। ठीक है, अब ये कहां पर, ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। तो आप ये मान के चलें कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने डेजिग्नेट कर दिया है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को एज कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में तीसरा एक इंस्टीट्यूशन है जो इस कैटेगरी में ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे आपको पता होगा डायरेक्टर जनरल जो है टेड्रोस एडनोम, ही इज द वन जो कि WHO के DG हैं। एंड पहले भी इन्होंने ये इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च जामनगर का है जो आयुर्वेदा का, और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली का है, इनको ऑलरेडी WHO रिकॉग्नाइज कर चुका है। सो आई कैन से कि इसी लिस्ट में थर्ड वन कौन है, द थर्ड इंस्टीट्यूट इज दिस। तो ये तीसरा है इस लिस्ट में, ये प्लीज आप याद रखिएगा। इट इज ऑफ कोर्स नॉट द फर्स्ट वन, इट इज द थर्ड वन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज कहां पर है, सो यू शुड नो इट्स इन हैदराबाद। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्लियर है। सो क्योंकि भाई WHO इन्वॉल्व है तो इट इज इम्पोर्टेंट, और क्योंकि अब WHO इन्वॉल्व है ही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द WHO, इसके हेडक्वार्टर्स का जिनीवा में 1948 में बना था। इससे ज्यादा आपको वैसे कोई डिटेल चाहिए नहीं, इतना अगर आपको पता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और आप देखोगे टेड्रोस एडनोम हैज डन अ ग्रेट जॉब, कोविड के टाइम पे भी यही DG थे, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि 2017 से यही है। एडनोम इज होल्डिंग द ऑफिस सिंस 2017, 7 साल से यही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए हैं, ये प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। 2017 से अभी तक ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। सो यू हैव टू हैव दिस आइडिया ऑफ पर्सनैलिटी। हालांकि इतना डिटेल में जाएगा नहीं, पर मैं बता दूं ये इथियोपिया को बिलोंग करते हैं, इन केस यू वांट टू नो, ही इज अ इथियोपियन। सो ठीक है, इथियोपिया को ही बिलोंग्स। एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। मूविंग अहेड, एक ना लैब 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बहुत न्यूज में था, विप्रो ने इसको बनाया है। सो लैब 45 AI प्लेटफॉर्म इसको बोलेंगे आप। तो ये लैब 45 AI प्लेटफॉर्म क्या है? ये जो जनरेटिव AI है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है, उसको यूज करता है टू एनहांस एफिशिएंसी, जो कारगरता होती है किसकी, HR टीम्स होती हैं, सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, ऑप्स टीम है, ऑपरेशंस टीम है, उनकी जो भी मतलब उनको बेटर बनाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये लैब 45 AI प्लेटफॉर्म जो है, इसको विप्रो ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? विप्रो ने। तो बस इतना ध्यान में रखना कि लैब 45 AI प्लेटफॉर्म बहुत यूज पे था। इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया? जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो। अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा इट इज विप्रो। और काफी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब काफी कारगर ये साबित क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब हम जनरेटिव AI ऐप बिल्डिंग की बात करते हैं, कस्टम सॉल्यूशंस हैं, बिजनेस ग्रोथ हो गया, डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी है, कस्टमर एक्सपीरियंस, हर चीज में काम करेगी। तो ये जो पर्टिकुलर हम लैब 45 AI प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत कारगर होने वाला है, इसीलिए ये न्यूज में था। सो बस इतना ध्यान में रखना कि लैब 45 AI प्लेटफॉर्म किसका है, विप्रो का है, और क्या कर सकता है ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दी, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए। फाइनली मैं बात करने वाला हूँ एक बुक की, ये काफी ज्यादा न्यूज में थी बुक। दिस पर्टिकुलर बुक हैज इट ऑथराइज्ड, या किसने लिखी है, इट इज अल्पना किलावाला। सो अल्पना किलावाला एक खुद RBI में 2 डेकेड्स तक काम कर चुकी हैं। सो बुक का नाम है फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ठीक है, इनसाइडर्स व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, अपने एक्सपीरियंस दिया इन्होंने। और बस ध्यान रखिएगा कि अल्पना खिलावाला क्योंकि खुद RBI में जॉब कर चुकी हैं, इसलिए मतलब शी हैज गिवन अ वेरी ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव ऑफ द बैंक। अलग अलग जो इंसिडेंट्स हुए उसका बैंक पे क्या प्रभाव हुआ वो सब बताया इन्होंने। सो आपको बस ये बुक का नाम पता होना चाहिए, RBI के ऊपर बुक है इसलिए मैंने आपको बता दिया, इट इज इंपॉर्टेंट। बाकी आपको PDF तो मिल ही जाएगा, कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, बट उससे पहले डू शेयर द सेशन अगर इफ आपको यूजफुल लगता है। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार इस सेशन में आए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले सभी सेशंस आप देख सकते हैं। आकाशदेव जी के बूस्टर पे आपको जाके PDF मिल जाएगी। यू कैन ईदर सर्च ऑन टेलीग्राम, और आप इस QR कोड को स्कैन करके आराम से टेलीग्राम पे जा सकते हैं, एंड यू कैन सर्टनली enjoy this session as well. And that's very much it from my side. I hope you've enjoyed this 14-minute session. And आप पूरे दिन में अगर इतना टाइम भी देते हैं
करंट अफेयर्स को, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, और जब मुझे जिस करंट अफेयर को एक्सपैंड करने की जरूरत होगी मैं सर्टनली कर दूंगा उसको। अभी अब मान लो मैं बता रहा हूँ अजीत डोभाल जी रीअपॉइंट हुए हैं या पीके मिश्रा जी रीअपॉइंट हुए, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की बात नहीं है न्यूज को। जहां तक बात है दिव्य दृष्टि की, तो अभी जितना डोमेन में है, जितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको दे दी, जब और डिटेल्स आएंगे तो हम लोग और शेयर कर लेंगे। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि जितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपकी जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो बहुत इनहांस हो जाएगी विद टाइम। एंड why I am very much certain about this very thing, because I myself have cleared various examinations based on this very know how to proceed with the current affair. So we have to stick to the basics, we have to stick to very much exam oriented manner, and we'll be through. So that's very much it from my side. That's me, Akash and Dev, signing off. I'll see you all in the next session. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.